हेलो एवरीवन, वेलकम। पिछले लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हमने ख़त्म किया था कि इन तीनों सेक्टर जो प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर्स हैं उनका हमारे जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितने परसेंटेज का उनका शेयर है हमारी इकोनॉमी में। और फिर हमने देखा था कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जितना मतलब अपना शेयर नहीं देता है इकोनॉमी में, उससे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं और कैसे वहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जनरेट होती है, जिसको हमने डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी पढ़ा था, देखा था। तो हम अगले अब ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे अधिक रोजगार पैदा कर पाएँ, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को इस लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। फ्रॉम द above discussion, we can see that there continues to be a considerable, considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what ways can one increase employment for people? Let us look at the some of the। कह रहा है कि हमने पिछले लेक्चर मतलब पिछला जो हमने पैरा पढ़ा था उसमें देखा था कि कैसे जो एग्रीकल्चर है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में कितना है और कैसे हम लोग अधिक रोजगार और नौकरियां पैदा कर सकते हैं लोगों के लिए, इसको देखते हैं। आइए, टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ हर 2 hectare of plot unirrigated land. The government can spend some money or banks can provide a loan to construct a well for her family to irrigate the land. अगर आप लक्ष्मी का ही एग्जाम्पल ले लें, हमने जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक फार्मर है लक्ष्मी, जिसके घर के जो है सभी लोग वो उसके उसका जो खेत है 2 हेक्टेयर का, उसका जो एग्रीकल्चरल फील्ड है उसी में लगे हुए थे और कैसे जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन उसके घर में थी, इसको हमने देखा था। तो हम लोग लक्ष्मी का ही केस आगे लेते हैं और कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो लक्ष्मी का खेत था वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे वेल कंस्ट्रक्ट करा के, या जो बैंक्स हैं उसको लोन दे दे, तो उसके फैमिली के लिए अच्छा होगा। लक्ष्मी विल देन एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप बीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। और कह रहा है कि हम लोग जो है अगर ऐसा करेंगे या गवर्नमेंट जो है उसके लिए ऐसा करेगी तो लक्ष्मी जो है अपने खेतों की सिंचाई जो है, इरिगेशन जो है अच्छे से कर पाएगी और वह एक साल में 2 फसलें उगा पाएगी, दो क्रॉप्स को अपने खेत में उगा पाएगी। लेट अस सपोज दैट 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days including sowing, watering, fertilizer। कह रहा है आप सपोज कीजिए कि अगर हम लोग 2 हेक्टेयर में व्हीट लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, वह एम्प्लॉयमेंट दे पाता है 2 लोगों को 50 दिन के लिए। उसमें उनको क्या क्या करना पड़ता है, सोइंग मतलब यू हैव नो जस्ट दे पुट ऑन द द सीड्स और उसको वाटर करते हैं, उस पर फर्टिलाइजर करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं उसकी। फिर जब लास्ट में फसल पक जाती है, फसल हो जाती है, जो क्रॉप है वो राइप हो जाती है, तो उसको हम लोग हार्वेस्ट कहते हैं। सो 2 more members of the family can be employed in her own field। और इससे क्या होगा कि 2 और मेंबर जो है उसकी फैमिली में उसी के फील्ड पर एम्प्लॉय होंगे। क्यों? क्योंकि जो व्हीट का अगर सोचो वो एक फसल उगा रहे थे, अगर वो 2 फसल उगाएंगे तो अगर 2 लोगों को 50 दिन के लिए रोजगार देगी तो 2 जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है वो कहीं ना कहीं घटेगी। Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment। कह रहा है कि ऐसा जैसा लक्ष्मी के साथ में हो रहा है, ऐसे बहुत से फार्मर्स हैं, ऐसे बहुत से किसान हैं भारत भर में। अगर हम लोग डैम्स बनाएं और उनके लिए नहरें बना दें, कैनल्स बना दें और उनकी इरिगेशन फैसिलिटी को अच्छे से प्रोवाइड करें, तो एक साल में 2 फसलें उगा पाएंगे और अधिक लोग उनके घर के या अगल बगल के उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पा पाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉय हो पाएंगे। Now suppose Lakshmi and other farmers produce much more than before, they would also need to sell some of these. For this they may be required to transport their product to a nearby town. If the government invests some of money in the transportation and storage of crops or makes better rural roads,
that mini trucks reach everywhere. Several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. These activity can provide productive employment not just farmer but also others such as those in services like transport or trade. कह रहा है अगर आप सपोज कीजिए कि जब वो लोग ज्यादा उगाएंगे, ज्यादा हार्वेस्ट करेंगे, तो वो उसमें से पूरा तो कंज्यूम करेंगे नहीं, कुछ उसको सेल भी करेंगे। तो सपोज कीजिए अगर वो सेल करते हैं, अगर गवर्नमेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज हैं उस एरिया की, जिधर ये एग्रीकल्चर लैंड है या फार्मर्स हैं, उस एरिया की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करे और कुछ जो स्टोरेज के लिए कुछ मीजर्स बनाए और उनका जो अनाज है, उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो हार्वेस्ट है उसको स्टोर करे और खरीदे, तो इसमें और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जैसे जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में होंगे और ट्रेड में करेंगे, व्यापार करेंगे, उनका भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर आप अपने क्षेत्र में देखें, जो लोग गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं या जिनकी पृष्ठभूमि जो है गांव में है अभी, तो आप देखते होंगे कि जो आपके घर में अगर आपके पास अच्छा खासा खेत है, तो अगर दो फसलें होती हैं, ज़्यादा फसलें होती हैं, तो जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग या बड़े लोग रहते हैं वो कुछ फसलों को बेच देते हैं, या तो गवर्नमेंट की गोदाम होती है वहाँ पर सेल करते हैं, या तो कुछ जो छोटे व्यापारी होते हैं वो आते हैं आपके घर से और उसको वजन करके लेके जाते हैं और उसका पैसा देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर आप ज़्यादा हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रही है। लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizer, agricultural equipments and pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of। कह रहा है कि लक्ष्मी की जो जरूरत है खेती करने के लिए, वह सिर्फ पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो जाने से ही नहीं हो जाती। उसके लिए उसको जो है दाने चाहिए होंगी, जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो चाहिए होंगे, जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो ये एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं या पंप सेट। अगर मान लो कुआं खोद दी, तो कुआं में जो लक्ष्मी है वो घुसकर तो पानी निकालेंगे नहीं, कुएं में कूद कर तो पानी निकालेंगे नहीं, उसमें से पानी निकालने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स तो चाहिए होगा, तो उसके लिए पंप सेट जरूरी होता है। तो वो क्या कहेगी, ये सब चीजें जब, चूंकि वो गरीब फार्मर है, पुअर फार्मर है, वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो वह किसी से मनी लेंडर से हाई रेट पर मनी जो है बारो करेगी, जिसको कि उसको बाद में बर्डन होगा और उसको देना पड़ेगा हाई इंटरेस्ट उस मनी का के लिए। इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, शी विल एबल टू बाई ऑल दीज इन टाइम एंड कल्टीवेट हर लैंड। अगर सब कहो, अगर ये कह रहा है कि अगर ये ऐसा ना हो और जो रूरल बैंक्स हैं या लोकल बैंक्स हैं वो खुद जो है लक्ष्मी को लोन दें, क्रेडिट दें कम इंटरेस्ट पर, अच्छे इंटरेस्ट पर, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट पे, तो क्या होगा कि वह ये सब सामान जो है समय रहते खरीद पाएगी, ये सब इक्विपमेंट समय रहते खरीद पाएगी और अपनी खेती अच्छे से कर पाएगी। दिस मीन्स दैट along with water we also need to provide cheap agricultural credit to farmers for farming to improve। कह रहा इसका मतलब ये है कि हमको जो है जो एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज हैं उसके अलावा फार्मर्स को हमको जो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी, कृषि कर भी, जो कृषि लोन है उसको भी हमको बहुत ही कम और चीपर रेट पर उनको प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनकी फार्मिंग और इम्प्रूव होए और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीडीपी में शेयर करें। ये सब चीज़ें हम लोग मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर 3 इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें देखेंगे। कह रहा है ये कि हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट, हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है मनी हम लोग दे के या क्रेडिट दे के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। अनदर वे बाई विच वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। कह रहा है एक और तरीका है जिससे हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को कम कर सकते हैं। हम लोग
पहचान करें और लोकेट करें ऐसे एरियाज को, वहाँ पर एक इंडस्ट्री सेटअप करके जो सेमी रूरल एरियाज हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, इसको अगर हम लोग इंश्योर करते हैं तो हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। फॉर इंस्टेंट, सपोज मैनी फार्मर्स डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड chickpea pulse crops, setting up a dal mill to procure and process these and sells in other cities is one of the वन सच एग्जाम्पल। कह रहा है अगर आप एग्जाम्पल कीजिए कि किसी एरिया में अरहर जो दाल होती है हमारी, जो हम लोग घर में खाते हैं, या जो चने की दाल होती है, या पल्सेस क्रॉप्स हैं, अगर किसी एरिया में ज़्यादा हो रही हैं तो जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो वहाँ पर जो है एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे या ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करे जो दाल मिल टाइप की हो, और वो किसानों से दाल को खरीदे, पल्सेस को खरीदे और प्रोसेस करे उस फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, और उसको अदर बड़े जो सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर है, उसमें बेचे। तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो किसान हैं वो अच्छा जो है अपनी अच्छी मनी जनरेट कर पाएंगे, अच्छा पैसा कमा पाएंगे, और इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट और उनकी कंडीशन में भी सुधार होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट लाइक पोटैटोज एंड ओनियंस एंड सेल व्हेन द प्राइजेज इन गुड। कह रहा है कि ऐसी कुछ जो हम लोग के यहाँ, अगर आप लोग देखे होंगे तो कोल्ड स्टोरेज होता है, जिसमें जो प्याज वगैरह होती हैं, जो आलू वगैरह होते हैं, पोटैटोज वगैरह होते हैं, उसमें उसको स्टोर किया जाता है ताकि हम लोग उसके जो उसका सीजन ना है तब भी उसको प्रिजर्व कर पाएं, और जब उसके प्राइजेस जो हैं हाई हों, बढ़े, तो उसको हम लोग सेल कर पाएं। इसके लिए जो किसान के लिए जो है कोल्ड स्टोरेज भी बनाएं गांव के एरिया में, तो उससे भी उनको लाभ होगा। इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर वेयर फार्मर कैन come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potato, sweet potato, rice, sweet tomato, fruits which can be sold in outside market। कह रहा है हम लोग जो गांव है वहां पर हम लोग हनी कलेक्शन सेंटर, जहां पर हम लोग जो मधु होती है, जो घर पर शहद होती है, उसका कलेक्शन सेंटर भी अगर लगाएं तो जो गांव के किसान है उस एरिया के, और उसी एरिया में लगाने के लिए कह रहा है जहां पर हनी होती हो, जहां पर हनी बीज होती हो, जहां पर शहद ज्यादा होती हो, वैसे एरियाज में अगर हम लोग हनी लगाएंगे तो फार्मर्स जो है आएंगे और उसको हम लोग प्रोसेस करके इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, अदर सिटीज में सेल कर सकते हैं। और कह रहा है या तो ऐसी इंडस्ट्रीज लगाए जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको प्रोसेस कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग खाते होंगे तो हम लोग अंकल चिप्स, लेस खाते हैं, तो ये कई फ्लेवर में आते हैं, पोटैटो, ओनियन एंड टोमेटो फ्लेवर। तो ऐसी अगर इंडस्ट्रीज वहां पर सेटअप करें जो ऐसे चिप्स को बनाती हो, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उन फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाएगी। क्योंकि वो चीज़ उनके नज़दीक ही रहेगी और उनको ज़्यादा ट्रबल नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा सेल करने के लिए। तो ऐसी अगर हम लोग व्यवस्था बनाएं, ऐसी फैसिलिटीज हम लोग फार्मर को प्रोवाइड करें, तो कहीं ना कहीं अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को कम करेगी और फार्मर्स की लाइफ को इम्प्रूव करेगी। Do you know that in India about 60% of population belong to the age group of 5 to 29? कह रहा है क्या आप जानते हैं कि भारत में जो 60% आबादी है, 60% की जो जनसंख्या है, वह 5 साल से लेके 29 साल के बीच में है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और 60% में से केवल 91% जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन को अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और जो रेस्ट लोग हैं लेस देन 80 ईयर्स में बी एट होम। और कह रहा है जो 18 साल से कम है वो घर पर ही हैं। क्यों? क्योंकि भाई अभी उनकी उम्र नहीं हुई या तो वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं। जैसे जो 4-5 साल के बच्चे या कम हैं वो जो है नहीं जा रहे हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हैं, या तो वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, ऐसी सिस्टम है, और वो लोग घर पर बैठे हुए हैं। केवल 51% लोग ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ लोग चाइल्ड लेबर के रूप में भी वर्क कर रहे हैं। इफ दिस चिल्ड्रेन आर टू अटेंड स्कूल वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स एंड मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ। A study conducted by erstwhile Planning Commission, now known as Niti Aayog, estimate that nearly 20 lakh jobs can be created in the education sector alone। कह रहा है
कि एक स्टडी कंडक्ट हुई जो प्लानिंग कमीशन ने कंडक्ट की थी। अब जो है उसको प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। नीति मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये थिंक टैंक बॉडी है जो कंट्री के प्रोग्रेस के लिए विचार करती है और रणनीतियां एंड पॉलिसीज तैयार करती हैं। तो यह इसके सर्वे के हिसाब से बताया कि हम लोग भारत में 20 लाख से अधिक नौकरियां जो है सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में पैदा कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसी उनके पढ़ाई के लिए अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, अच्छे स्कूल्स बनाएं और अच्छे जो है इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो वो बच्चे भी पढ़ने जा पाएंगे और वो चाइल्ड लेबर नहीं करेंगे सिचुएशन, और उनको लो कॉस्ट एजुकेशन भी मिले तब भी। अब अगर ज़्यादा फीस ज़्यादा हाइक होगी, एजुकेशन ज़्यादा पैसा अगर उसमें देना पड़ेगा, तो गरीब घर के बच्चे तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, जिनके पास पैसा नहीं वो नहीं जा पाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स चलाती हैं। सिचुएशन भी नीड many more doctors, nurses, health workers, etc. to work in rural areas. These are some ways by which jobs should be created, and we would also able to address the important aspects of development talked about in chapter 1. कह रहा है हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करें, हेल्थ सिचुएशन इम्प्रूव करें, तो उसमें क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए होंगे, ज़्यादा नर्सेज चाहिए होंगी, और हेल्थ वर्कर्स जो है रूरल एरियाज में ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट अधिकतर मात्रा में जनरेट हो पाएगा। और हम लोगों ने जो एस्पेक्ट पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में डेवलपमेंट का, उसको हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। क्यों? हमने क्या पढ़ा था कि सबके कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, और डेवलपमेंट एक कंट्री के लिए क्या रखता है कि उसके कंट्री के लोग जो हैं एजुकेशन पा पाए, खाने को मतलब उनको खाने को कुछ मिल पाए, उनको घर हो और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, और उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिले। ये सब क्या है, एक कंट्री के डेवलपमेंट के एजेंडे रहते हैं। एक कंट्री इसी बेसिस पर आकी जाती है, इसी से उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जो है तय किया जाता है कि कितने लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, कितने लोग को हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, और कितने लोग वहाँ पर भूखमरी में नहीं जी रहे हैं, कितने लोग खाना पीना खा पा रहे हैं। तो जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट की सुनिश्चित कराएंगे, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देंगे, तो क्या होगा कि हम लोग डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को भी फुलफिल करेंगे। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। इट कुड बी tourism or regional craft industry or new services like IT। कह रहा है कि हम लोग जो है टूरिज्म और आईटी सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस करके जो स्टेट है या जो रीजन ऐसे पोटेंशियल्स से जो है, जहां पर हम लोग को पता है कि भाई अगर यहाँ पर हम लोग ये इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो इस एरिया के पास ऐसी पोटेंशियल है, वहां पर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिससे जो है हम लोग इस सेक्टर को भी बूस्ट कर सकते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। तो हम लोग ऐसे सेक्टर में भी 35 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सोचो, हमने 20 एजुकेशन सेक्टर में क्रिएट किया, और मान के चलो जब हम एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप 15 लाख मान के चलो, और 35 इसमें 35 plus 5 40 10 50 and 50 20 we can create 75 plus एम्प्लॉयमेंट। हम लोग 75 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं सब सेक्टर्स को बूस्ट करके। वी मस्ट रियलाइज द सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। कह रहा है कि हमने यह बात को हमको समझना चाहिए कि जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, इन चीजों में इन चीजों के इम्प्लीमेंटेशन में, इन चीजों को धरातल पर उतारने में एक लंबा समय लग सकता है। वी नीड सम क्विक मेजर्स रिकॉग्नाइजिंग दिस। Central government India made a law implementing the right to work in about 62 districts of India। कहा कि जब इन सब चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र की सरकार ने देखा कि इन सब चीजों को धरातल पे लाने पे एक लंबा समय लगेगा, तो उसने एक राइट टू वर्क करके प्रोग्राम लाया जो 625 625 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के। भारत देश में जो 625 देश है, वहां पर एक प्रोग्राम लाया गया राइट टू वर्क, और उसको कहा गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये चीज बार बार एग्जाम में पूछा है, डिफाइन मनरेगा या राइट शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा।
तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है, मनरेगा 2005 के अंदर, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। कह रहा है वह लोग जो काम करने में सक्षम है, जो काम करना चाहते हैं, उनको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिले, ये गवर्नमेंट इंश्योर करेगी इन 625 डिस्ट्रिक्ट में, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में। इफ द गवर्नमेंट फेल्स in duty to provide an employment, it will give unemployment allowances to the people। कह रहा है अगर गवर्नमेंट इन फैसिलिटी इस चीज को पूरा करने में अगर असक्षम रहती है, पूरा नहीं कर पाती है, एम्प्लॉयमेंट की जो गारंटी है, रोजगार की जो गारंटी है, उसको अगर पूरा नहीं कर पाती है गवर्नमेंट को, तो उसको लोगों को क्या देना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जो वहां पर काम करना चाहते हैं या जो मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं। The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act। और कह रहा है कि ऐसे वर्क्स इसमें, इस मनरेगा स्कीम में ऐसे वर्क्स को प्रिफरेंस किया गया जो हमारा लैंड प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर पाए, उसको फीचर करें, ऐसे वर्क्स को इस स्कीम में रखा गया। मनरेगा स्कीम क्या है? मनरेगा का पूरा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और यह क्या कहता है कि जो लोग गांव के क्षेत्रों में या जो 625 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, जो लोग काम करना चाहते हैं या काम कर सकते हैं, उनको 100 दिन का क्या है कि रोजगार देना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो उनको क्या देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगारी भत्ता। और इसमें कैसे काम रखे गए, ऐसे काम जो लैंड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाए, बूस्ट कर पाए, ऐसे काम जो है इस स्कीम के अंडर आए। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। हमने 3 सेक्टर में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा कि भाई देखो, इंडिया में बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब जो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हम लोग सेक्टर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं कि किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स दे रहे हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखेंगे। लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। दिस लुक एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, व्हाट आर देयर कंडीशन ऑफ वर्क, आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर अलाउड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है हम लोग एक एक्सपेक्ट सेक्टर्स का या इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर्स के बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं, और हम लोग देखते हैं कि भाई उनके काम करने के आधार पर वह सेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं। अगर वह उस जगह काम कर रहे हैं तो उनको सर्टेन लेवल ऑफ जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, इस चीज को देखते हैं। तो इसको हम लोग एक स्टोरीज के माध्यम से समझते हैं। देखो, कंता है जो एक ऑफिस में वर्क करती है। सी अटेंड्स हर ऑफिस 9:30 AM to 5:30 AM। कंता एक कार्यालय में काम करती है, एक ऑफिस में काम करती है। वो अपने ऑफिस जाती है 9:30 बजे और घर आ जाती है 5:30 बजे ऑफिस से। सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एंड द एंड ऑफ एवरी मंथ। वह उसको सैलरी हमेशा मिलती है, हर महीने मिलती है, और महीने के आखिरी में उसकी सैलरी उसको मिल भी जाती है। She also gets provident fund as per the rules laid down by the government। और उसको PF भी मिलता है, प्रोविडेंट फंड भी मिलता है। वह ये एक ऐसा रूल है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। फिर सी आल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस। उसको मेडिकल और जो अदर अलाउंसेस हैं गवर्नमेंट द्वारा वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। कंता डज नॉट गो टू द ऑफिस ऑन संडेज, दिस इज पेड हॉलीडे। और कह रहा है कंता जो है संडे को ऑफिस नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि ये पेड हॉलीडे है। इसका भी पैसा उसको मिलेगा गवर्नमेंट द्वारा, अगर वो क्यों, क्योंकि ये एक जो है पैसा दिया हुआ एक ऐसी गवर्नमेंट में। भाई देखो, आप संडे के दिन वर्क नहीं करते हैं तब भी उसकी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है, वो मिलता है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसको हम लोग संडे को क्या कहते हैं, पेड हॉलीडे कहते हैं। फिर अगला है कमल। कमल कंता का नेबर है। कमल जो है कंता का पड़ोसी है। ही इज द डेली वेज लेबरर इन नियर बाई ग्रोसरी शॉप। और वह क्या करता है, वह रोज काम करता है, डेली वेज लेबरर है। कहाँ पर? जो ग्रोसरी शॉप है वहां पर। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क्स टिल 8 PM इन इवनिंग।
और वह 7:30 बजे उस दुकान पर जाता है और 8 बजे तक काम करता है। He gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He has therefore no leave or paid holidays, nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop. He can be asked to leave any time by his employer. कह रहा है कि जो कमल है वो कंता का पड़ोसी है और वह एक ग्रोसरी शॉप पे रोज की पगार पर काम करता है। मतलब वो जितना दिन काम करेगा, अगर वो रोज दुकान पर जाएगा तभी उसको पैसा मिलेगा, और वह 7:30 बजे जाता है, 8 बजे तक वहां काम करता है जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती है। उसको जिस दिन छुट्टी रहती है उसका पैसा मिलता भी नहीं है, पेड हॉलीडे उसको नहीं मिलता है, और ना ही उसको अदर प्रकार के कोई भी अलाउंसेस मिलते हैं, ना कोई ऐसा लेटर दिया गया है कि नहीं भाई तुम देखो अब मेरे किराना स्टोर पे या मेरी दुकान पर ग्रोसरी शॉप पे तुमको अपॉइंट किया गया है। वह कभी भी उसके एम्प्लॉयर द्वारा, जो उसको एम्प्लॉय किया है उसके द्वारा हटाया जा सकता है। उसका एम्प्लॉयर कह सकता है कि भाई देखो अब मैं तुमको जो है यहाँ पर नहीं रह सकता, अब तुम जा सकते हो। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा जो डिफरेंस है, कितना ज्यादा गैप है वर्क कंडीशन में। इसी को हम लोग जो है कैटेगराइज करेंगे एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आप पाएंगे जो कंता है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऐसे होते हैं covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work। कह रहा है कि हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स उन सेक्टर्स को कहते हैं या उन इंटरप्राइजेस या उन काम वाली जगहों को कहते हैं जहां पर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, मतलब रेगुलर जो है रोजगार मिलता हो, और वहां पर एक एश्योरेंस भी मिलता हो कि नहीं भाई आपको एश्योर्ड वर्क यहाँ पर करना है, आपको, आप यहाँ के एम्प्लॉई हैं, आपको इतना समय तक। देखो क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनका सर्टेन लेवल ऑफ पीरियड फिक्स हो जाता है कि भाई अगर तुम जॉब करे तो 60 साल से पहले जो हमारी गवर्नमेंट की एज क्वालिफिकेशन है रिटायरमेंट की, वो बहुत सी जो जॉब्स हैं उसमें 60 इयर्स है। अगर आप सपोज कीजिए कि आप 25 हैं या 27 हैं और आप जो है गवर्नमेंट सेक्टर में या ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉय कर दिए जाते हैं, तो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, पेड हॉलीडे भी मिलता है, और आप 60 इयर्स के पहले उस जॉब से निकाले नहीं जा सकते अगर आप कोई अपराध या गलती नहीं करते हैं या कोई आप घोटाला नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी करप्ट देन यू विल बी द फायर, गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, SOFs and Establishment Act। कह रहा है यह जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के इंटरप्राइजेस हैं वह गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, और उनको कुछ नियम के तहत काम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट लाई थी। वह नियम कौन कौन से? फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, मतलब आपको इससे नीचे की तनख्वाह किसी जो आपके एम्प्लॉई हैं, आपके वर्कर हैं, उसको देनी नहीं है। ग्रेचुटी एक्ट है, आपको ग्रेचुटी पेमेंट भी करना पड़ेगा। सॉफ्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, इसके तहत जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इन नियमों के तहत ही लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है, गवर्नमेंट लॉज द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड सेक्टर्स हैं। ऑर्गेनाइज, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। कह रहा है इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके रूल्स पर ये फंक्शंस करते हैं, जिसके अंडर ये फंक्शन करते हैं, इसलिए हम इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कहते हैं। सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन, but they have to register themselves with the government and follow the rules and regulation। कह रहा है कि कुछ लोग किसी द्वारा भी एम्प्लॉयड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल someone who is running a medical shop, जिसकी एक खुद की जो है मेडिकल स्टोर है या मेडिकल शॉप है, वो क्या है कि गवर्नमेंट द्वारा जो आपकी मेडिकल काउंसिल्स हैं या जो आपकी फार्मास्यूटिकल्स काउंसिल्स हैं उसके द्वारा रजिस्टर्ड होगा, गवर्नमेंट द्वारा उसको जीएसटी नंबर अलॉट होगा, तो उसको कुछ नियमानुसार काम करने पड़ेंगे, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा,
और उसको जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अपनाने पड़ेंगे, सेफ्टी स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग किसी द्वारा एम्प्लॉयड भी नहीं है, अपना खुद का काम कर रहे हैं, वह भी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्स हैं। वर्कर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दे आर एक्सेप्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर्स ऑफ आवर। और कह रहा है कि जो वर्कर्स हैं इस सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, उनको जॉब की सिक्योरिटी, उनको रोजगार की सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, और उनको कुछ समय तक ही काम करना पड़ता है, कुछ घंटे ही काम करना पड़ता है। उसके बाद जो है उनको वो अपने घर जा सकते हैं, या अपने ऑफिस से वो घर जा सकते हैं, अपने शॉप्स क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें आप देखने को मिल रहा है कि सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी इज देयर, वर्क सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी इज देयर। दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, और उनको और जो कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स द्वारा मिलते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे पेड हॉलीडेज हुआ, पेमेंट मिलती है छुट्टियों के समय भी, प्रोविडेंट फंड हुआ, ग्रेचुटी हुई, ये सब जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल बेनिफिट्स हुए, ये सब भी मिलते हैं। जो फैक्ट्री मैनेजर है उसको फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, व्हेन दे रिटायर दिस वर्कर गेट पेंशन एज वेल। कह रहा है कि उनको जो है एक अच्छा जॉब एनवायरनमेंट भी दिया जाता है। भाई देखो, अच्छा केबिन होगा, अच्छी ऑफिसेस होंगी, वहाँ पर पीने की सुविधा होगी, वहाँ की जो टॉयलेट है वो अच्छी होगी। और जब ये रिटायर हो जाते हैं, जब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अपनी नौकरियाँ द्वारा रिटायर हो जाते हैं, तो इनको गवर्नमेंट पेंशन्स भी देती है, ये सेक्टर इनको पेंशन्स भी देते हैं, मंथली कुछ अमाउंट ऑफ मनी इनको मिलती है। और अगर आप बात करें अनऑर्गेनाइज, जो कमल है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? हम लोग पहचान सकते हैं स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे सेक्टर्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और बहुत ही छोटे हैं, वह आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसमें कोई नियम और कानून नहीं चलता है भाई, कि कोई भी नियम और कानून नहीं चलता है। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। जॉब्स हियर आर वेरी, मतलब बहुत ही खराब कंडीशंस होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, मतलब इतनी भी खराब नहीं होती है, हाँ, लेकिन सर्टेन लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती है, और बहुत ही कम पैसे मिलते हैं इस सेक्टर्स में। और कभी कभार तो ऐसा होता है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर आप प्रीवियस लेक्चर सुने हो, तो जो लेबर वर्कर हैं, अगर आप अपने शहरों की, अगर जो शहरों में रहते होंगे, तो अगर आप जाते होंगे तो स्कूल जाते होंगे या कहीं पर जाते होंगे, तो एक चौक होगा या लेबर चौराहा होगा, जहाँ पर लोग बहुत ढेर सारे जो लेबर वर्कर्स रहते हैं, डेली वेज वर्कर्स रहते हैं, वो इकट्ठे होते हैं और वो किसी काम की तलाश पे वहाँ खड़े रहते हैं कि भाई उनको काम मिले। तो आप देखते हैं कि उसमें से कुछ ही लोग उस दिन काम ढूंढ पाते हैं या उनको काम मिल पाता है, और बाकी लोग वैसे ही घर लौट जाते हैं, निराश होकर घर लौट जाते हैं। तो वहाँ पर हमेशा काम भी नहीं मिलता है ऐसे सेक्टर्स में। हॉलीडेज को भी कुछ मतलब लीव नहीं मिलती है, या उनको हॉलीडे पे कुछ उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाता। अगर वो घर बैठेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। वो संडे के दिन भी वर्क करते हैं इवन। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन व्हेन देयर इज लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन्स, सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव a lot also depends on the whims of employer। और कह रहा है कि इसमें जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, वो एम्प्लॉयर द्वारा कभी भी कह सकते हैं भाई तुम कल से मत आओ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके घर में ही कुछ काम हो रहा है, सपोज आपके घर में टाइल्स लग रही है, आप सीढ़ियों पे, आपके घर पे आपके पापा जो है टाइल्स लगा रहे हैं, और कहते हैं क्या भैया कि जो लेबर है उससे कहते हैं कि देखिए, आप जो अपने साथ एक आदमी और ला रहे हैं, इसको मत लाइए, क्यों? क्योंकि ज़्यादा काम है नहीं, और इसको कल से मना कर दीजिए कि ना आए, क्योंकि जितना काम जो मोटा काम था वो हो गया, सिर्फ अब क्या है कि उसको फिक्स करना ही है। आप बस एक आदमी साथ में आइए और काम हो जाएगा। तो वो जो बंदा 2 दिन आया कि हाँ वो काम किया, उसको भाई अब क्या होगा, एक लोग को बैठना पड़ेगा घर पे। एक जो डेली वेज लेबर वर्कर है, जो आपके टाइल्स वाले मिस्त्री के साथ जो टाइल्स लगाता है उसके साथ आता है, टाइल्स वर्कर के साथ, उसको घर बैठना पड़ा। तो ये जो होता है कि भाई इस सेक्टर में जो है जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रहती। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल हु आर employed on their own doing small jobs such as selling on the streets or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as when they require। और कह रहा है
कि इन सेक्टर्स में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो अपने से ही लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, छोटे छोटे काम करके, अपना काम करके। और जो फार्मर्स होते हैं वो भी कुछ लोग को एम्प्लॉय करते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ती है। तो एक कहीं ना कहीं डिवास्टिंग कंडीशन है यहाँ पर। तो आप देखिए क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अब सेक्टर्स इन द टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया है और आप लोग जो है अपना फोकस भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और अगर आपको कोई भी कमेंट देना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई देयर। ओके, थैंक यू एवरीवन।